नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा के सदस्य और पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी। 29 जनवरी 1957 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे प्रताप सिंह बाजवा जी को अभी हाल में ही पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाजवा जी 1982 में पंजाब युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें 3 बार पंजाब में विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाजवा जी 4 मुख्यमंत्रियों के साथ पंजाब में तमाम महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम प्रताप सिंह बाजवा जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। बाजवा जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति में आपने लंबा मुकाम हासिल किया है, कैसे आपका राजनीति में प्रवेश हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक राजनीतिक परिवार में ही जन्म हुआ। मेरे जो लेट फादर स्वर्गवासी पिता सतनाम सिंह बाजवा जी थे, तो वो 5 दफ़ा पंजाब की असेंबली के मेंबर रहे, 3 दफ़ा वहाँ स्टेट के मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्टेट असेंबली में 70s में रहे। और इसी कारण शुरू से ही मैं समझता, जब मैं बच्चा ही था तो मेरी सारी रुचि और मेरा सारा ध्यान सियासत की तरफ था। और उसके बाद कॉलेज में भी मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। और कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने चंडीगढ़ से डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, तो उस टाइम मैं कॉलेज का अध्यक्ष भी था, स्टूडेंट्स यूनियन का। और आते ही 1978 में मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस गुरदासपुर का अध्यक्ष बना दिया। 2 साल के बाद 80 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया। और 83 में मुझे लेट राजीव गांधी जी ने खुद, जब हालात पंजाब के बहुत नाजुक थे, बिगड़े हुए थे और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस पंजाब में पूरा उनका दबदबा था, और उस टाइम उन्होंने मुझे ये ड्यूटी सौंपी कि बाजवा जी, ये ड्यूटी आपको सौंपी जाती है क्योंकि मुश्किल हालात हैं, और इस मुश्किल हालात में ये जो हमारी कश्ती है कांग्रेस की, इसको निकाल कर ले जाना सेफली ये आपका काम होगा। और मैंने वो चैलेंज को कबूल किया। और 1983 में जब मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बना, तो मैं यंगेस्ट यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सारे देश में था। 25.5 साल की एज में मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया। राज्य में आप काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ 12 विभाग के आप कैबिनेट मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे। फिर कैसे ख्याल आया कि केंद्रीय राजनीति का रुख करना है और लोकसभा का आपने चुनाव लड़ा? पिछली दफा को मेरे कोई दिमाग में ये बात नहीं थी, और ना कोई बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नेशनल पॉलिटिक्स में था, ज्यादा इंटरेस्ट स्टेट पॉलिटिक्स में होने के कारण। मगर पार्टी हाईकमान ने एक सर्वे करवाया, और सर्वे में उन्होंने देखा कि मेरा मुकाबला जो था विनोद खन्ना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक नेशनल लेवल के कद के फिल्म स्टार भी थे, 3 दफा लगातार वो गुरदासपुर से अकाली और बीजेपी अलायंस पर वो जीत चुके थे। उन्होंने देखा कि इनको टक्कर देने के लिए कोई जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ कोई लोकल लीडर, जिनकी सभी एरिया में, सारे ज़िले में धाक हो, तो उन्होंने फिर मुझे इधर बुलाकर पार्टी हाईकमान ने ये बात कही कि हम चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ पार्लियामेंट की सीट लड़ो। और उन्होंने लड़वाया, और परमात्मा का और लोगों का मैं मशकूर हूँ, एक ऐतिहासिक जीत मुझे वहाँ दिलवाई। और मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं मेरे वाली पार्लियामेंट सीट में गुरदासपुर में, और 9 में से मैं अकेला ही 2007 में आई वॉज दी ओनली एमएलए जो कांग्रेस का जीता था, और बाकी सभी सीट्स में बीजेपी और अकाली दल के एमएलएज थे। और 8 उन एमएलएज में से 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे अकाली दल बीजेपी के। और जब जीत हुई तो 9 में से 6 असेंबली सेगमेंट से मैंने विनोद खन्ना जी को लीड किया, और 3 में से छोटे छोटे फर्क पर उन्होंने लीड किया, और ये जीत हुई मेरी। अभी आपको हाल में ही एक चैलेंजिंग असाइनमेंट सौंपा गया है। पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, श्रीमती सोनिया गांधी ने आपको बनाया है। क्या करना चाहते हैं आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंजाब राज्य के कांग्रेस जनों के लिए? देखो, एक हिस्ट्री रही है पंजाब की कि हर 5 साल के बाद वहाँ एक ऑटोमेटिक चेंज होती रही, बट अनफॉर्चुनेटली
पिछली दफ़ा 2012 में माहौल बहुत बेहतरीन था, सारा देश ये मानता था कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, मगर कुछ हमारे इंटरनल कारण से ये अकाली दल और भाजपा नहीं जीता। मैं समझता हूँ कि हम हारे, हमारी यहाँ कुछ कमियाँ रहीं, रिबेल कैंडिडेट खड़े हो गए, हम रिबेल्स को बैठा नहीं पाए टाइम से, जिस वजह के साथ कांग्रेस बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस लूज़ करके आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारे कार्डर्स घबराहट की वजह से और अकाली दल और भाजपा की जो नीति है कि लोगों को डंडे की नोक पर, पुलिस की नोक पर अपनी तरफ जोड़ने की, उससे बहुत बड़े पैमाने पर हमारे कार्डर्स छोड़कर कांग्रेस को गए हैं। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तकरीबन 3.25 साल उनकी गवर्नमेंट के रहते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि मैं कांग्रेस के कार्डर्स को खड़ा कर सकूं, इनके खिलाफ जो ये ज्यादतियाँ कर रहे हैं अकाली दल वाले, इनके खिलाफ खड़े करने की ज़रूरत है। और मुझे ये बात कैमरा पर कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि एक वक्त ये जो औरंगज़ेब का टाइम था, औरंगज़ेब ने भी तलवार की धार पर बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, मगर उस टाइम भी उनका मुकाबला करने के लिए लोग उनके सामने खड़े हुए। आज भी मेरा मानना है कि लोग प्यार से तो अब आपके साथ आ सकते हो, काम से लोग आ सकते हैं। अगर आप सोचो कि पुलिस के बल पर या लोगों को डराकर धमकाकर अपने साथ लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है कि पंजाब में गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा है और पिछला विधानसभा का चुनाव जो हारे उसमें गुटबाजी एक बड़ा कारण रहा और आपने बेबाकी चीज़ें स्वीकार भी किया। तो कैसे आप गुटबाजी राज्य कांग्रेस में रोकेंगे? देखो, मैं ये मानता हूँ मनोज जी कि अगर मेरिट पर काम करो तो गुटबाजी दूर होती है। गुटबाजी तभी होती है जब हम मेरिट पर काम नहीं करते, जब लोगों को हम सही मायने में जस्टिस नहीं देते। जब कोई आदमी किसी हलके में काम करता है और उसके काम को हम नज़रअंदाज करते हैं और दूसरे लोग उसकी जगह पर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग फिर भड़कते हैं और सही मायने में गुटबाजी होती है। मैंने प्रायोरिटी दी है, वो ये दी है कि सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स को मैं मिला हूँ और सभी को मैंने ये गुजारिश की है कि देखो, ये जो मुझे एक टास्क सौंपा गया ये कोई परमानेंट टास्क नहीं। सबसे पहले बात है, हमारा ये परिवार कांग्रेस जनों का, इसको एक होकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि लीडर्स का नुकसान कम होता है, वर्कर्स का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर दिया है और बहुत बड़ा रिस्पांस पंजाब में मिल रहा है। तो आज की ये जो गवर्नमेंट है पंजाब में, ये एक बहुत बदनाम सरकार है और बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी सरकार एक जैसे माफिया का ग्रिप होता है, ऐसे लोगों को डराया हुआ, धमकाया और हर इल्लीगल कारोबार में इनका हाथ है। शराब की जो इंडस्ट्री है वो इनके कब्ज़े में है, ये सैंड माफिया है वो इनके कब्ज़े में है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इनके कब्ज़े में है, इवन केबल नेटवर्क, आपके टेलीविजन्स की मैं बात करना चाहता हूं। बाजवा साहब, ठीक है, यह तो आरोप है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं, तो जाहिर सी बात है आरोप लगाएंगे। लेकिन जनता ने पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव में आपको हराया और जनादेश तो शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन को दिया। ये मैं नहीं मानता। आप देखिए, हमारी पार्टी को मिला 40.11% वोट, कांग्रेस को, अकाली दल को मिला 37% वोट, बीजेपी को मिला 4.5% वोट, उनकी जॉइंट जो उनकी अलायंस है उसको मिला 40.70% वोट और 59.30% 60% पंजाब के लोगों ने इस सरकार के खिलाफ वोट डाली। तो ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, इट इज नॉट ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट। हाँ, उनकी एक कामयाबी है कि ऑपोजिशन का वोट डिवीजन हो गई। मैं ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस का जो रिबेल कैंडिडेट्स थे वो 4.5% वोट ले गए, हमारे 6.5% वहाँ जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, सीपीआई है, सीपीएम है या पंजाब पीपल्स पार्टी है, वो ले गए और 5.5% बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला। अगर आप देखा जाए, ऑपोजिशन वोट 60% है, इनका 40% है। सो इट इज़ नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, आप यह क्यों नहीं मानते कि आप खुद राजीव जी के साथ काम किए हैं? 1982 में आप पंजाब युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तब आपके साथ दलित वोट बैंक होता था। आज वह वोट बैंक आपके साथ नहीं है। पंजाब में 30% दलित वोट है। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कारण है कांग्रेस की हार का कि दलित आज आपके साथ नहीं है? देखिए, दलित पार्लियामेंट में हमें डला, हिंदू वोट हमें डला,
ये बात नहीं है, मगर इस बात मैंने आपको बताई, कुछ प्रायोरिटीज हमारी गलत हो गई। टिकट बांटने का कुछ काम ऐसा हो गया कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो थे थोड़े से पार्टी से खफा होकर दूर हो गए, और अब वो लोग वापस आना चाहते हैं और वापस आएंगे। और मैं यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि जो ये 2014 की पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगी, आप देखेंगे उसमें कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस की इन फोर्सेस पर, जो बीजेपी अकाली दल की गवर्नमेंट है, इस पर जीत होगी। 13 सीटें हैं पंजाब में लोकसभा की। क्या रणनीति आपकी होगी कि जब लोकसभा के चुनाव हों तो 13 सीटों पर कांग्रेस की विजयश्री हो? पहली तो ये मैं बात बताना चाहता हूँ, जो पिछली इलेक्शन हुई हमारी, उस इलेक्शन में 2009 में कांग्रेस ने 8 पार्लियामेंट सीट जीती, अकाली दल ने 4 जीती और भाजपा ने 1 जीती। सो उनकी अलायंस को 5 मिली, हमें 8 मिली। और इस दफ़ा मेरी स्ट्रेटजी ये है कि सारी सेक्युलर फोर्सेस इन फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ इकट्ठी हो जाएं तो हमें कम से कम 10 से 11 पार्लियामेंट की सीट मिलेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम एग्रेसिवली जो कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को ये अपनी फ़ोटो लगवाकर, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, उसकी जो एम्बुलेंसेज दी हुई हैं सभी पर बादल साहब ने अपनी फ़ोटो लगवाई। अगर फोटो लगवाई तो केंद्र में सरकार आपकी है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? देखो, आप एक्शन, ये हमारे पास जो है, हम एक एडवाइजरी भेज सकते हैं सेंट्रल, और क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात जो है इन्फोर्स करने के लिए उनको एडवाइजरी भेज सकती है, उनको लिख कर भेज सकती है। मगर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ना करें तो फिर गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। अकेला पंजाब में ही नहीं, पंजाब में और भी स्टेट्स में ये बात हो रही है, और बहुत सारी जगह पर पंजाब में भी हमारे नौजवान लड़कों ने, हमारे यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये एम्बुलेंसेज घेरी, और एम्बुलेंसेज घेर कर प्रकाश सिंह बादल की उससे फ़ोटो उतरवाई, और तकरीबन 5-7 महीने ये फ़ोटोज़ उतरी रही, अब फिर लगानी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में पंजाब में कांग्रेस के और क्या क्या कार्यक्रम आपके नेतृत्व में होने वाले हैं? देखो, एक सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मैं कवर कर चुका हूं। अब पंचायत, अब ब्लॉक समिति और ज़िला परिषद की इलेक्शंस चल रही हैं। इसके बाद म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शंस होनी हैं, सरपंचेस की इलेक्शन ग्राम पंचायत की होनी है। सभी में हम अपने कैंडिडेट्स अपने सिंबल पर खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो काम अब मेरे सामने है और मैंने अपने कार्डर्स को दिया हुआ है कि जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो सा प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट का था, 47 वादे पंजाब के लोगों के साथ किए हुए थे, उनमें से एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, साहब सुखबीर सिंह बादल क्योंकि अध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के, और साहब प्रकाश सिंह बादल इनके पैट्रियक हैं और पैट्रन हैं अकाली दल के और चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने पहला वादा किया 65 लाख बेरोजगारों के साथ, पंजाब के बेरोजगार बच्चों के साथ धोखा किया। उनको कहा कि जब हम सरकार में आएंगे, हम हर बेरोजगार को, जितनी देर सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी उसके पास नहीं होती, हर महीने 1000 रुपया आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। एक बच्चे को नहीं मिला जी। वी आर टेकिंग वो इशू को हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अंगहीन बच्चों की पेंशन 250 से बढ़ाकर 500 करेंगे। और आप हैरान होंगे कि जो 250 रुपया भी था वो 2012 दिसंबर का मिला हुआ, इस साल के 5 महीनों में 1 रुपया नहीं मिला। ऐसे ही शगन स्कीम थी गरीब बच्चियों की शादियों पर, बैकवर्ड क्लासेस, एससीज, शेड्यूल कास्ट, हमारे जो दलित भाई हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी बच्चियों को इन्होंने कहा हम 15,000 को बढ़ाकर शगन स्कीम हर शादी पर 31,000 देंगे। आप हैरान होंगे कि शगन स्कीम पिछले 2 साल में अभी तक लोगों के पेंडिंग पैसे हैं। तो बहाना लगा, लोगों को लारा लगाया, रंगीन सपने दिखाए, मून प्रॉमिस किया, और मून की जगह पर किसी को स्टार्स भी नहीं मिले। चंद्रमा कहा हम चंद्रमा लेकर आएंगे, सितारे तक नहीं मिले। तो ये इश्यूज हम लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। एक और बड़ा मामला रहा अभी हाल के दिनों में सरबजीत सिंह का। जिस तरह से सरबजीत सिंह की मौत हुई, उसको लेकर न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में एक गुस्से का माहौल था। आप भी सरबजीत सिंह के मामले को समय समय पर उचित मंचों पर प्रमुखता से उठाते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाए उससे आप खुद संतुष्ट हैं? 110% संतुष्ट हूँ। देखिए, आप एक बात समझिए, हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है, पाकिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट देश है।
दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं बहुत देर से। आप पाकिस्तान को एडवाइजरी भेज सकते हो, आप पाकिस्तान को गुजारिश कर सकते हो, आप चिट्ठी लिख सकते हो। और 2005 में मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मनमोहन सिंह जी जब यूनाइटेड नेशंस में गए, उनकी जनरल असेंबली में उनके बाद इनकी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट मुशर्रफ जी के साथ, और तब भी इन्होंने सबसे पहली दफा सरबजीत सिंह की अगर बात हुई, देखो आप देखिए सरबजीत सिंह जेल में है 1990 के, इसमें 6 साल एनडीए की गवर्नमेंट रही, वाजपेयी साहब रहे। वाजपेयी साहब एक अपनी स्पेशल बस लेकर लाहौर भी गए, और लाहौर तो अभी वाघा क्रॉस नहीं था किया, और पाकिस्तान ने कारगिल में अपने सोल्जर्स भेज दिए। कभी एक भी चिट्ठी कोई बीजेपी का लीडर, कोई अकाली दल का लीडर मुझे दिखा दे कि उन्होंने सरबजीत के लिए हा का नारा कभी लगाया हो। अगर सबसे पहले दफा किसी ने बात सरबजीत की 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बातें हुई, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर बातें हुई। और ये मैं आपको बता सकता हूं, ये पाकिस्तान का कसब पकड़ा गया, कितने देर इधर रहा वो, 2-2.5 साल में उसको फांसी दे दी गई। पाकिस्तान कुछ कर पाया जी? 23 साल ये यूपीए गवर्नमेंट जो है, मैं इसको इस बात का सिरा देना चाहता हूं, ये यूपीए के एफर्ट्स हैं जिसके कारण सरबजीत सिंह, ये जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, ये 23 साल लगातार अगर डिले कर पाए हमारी कोशिश के बावजूद, और हमें कई दफा उनके राष्ट्रपति ने, उनके प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया था कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम सरबजीत सिंह को छोड़ेंगे, मगर एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री आप मुझे बताएं क्या हिंदुस्तान उन पर अटैक कर सकता था? एक और बड़ा मामला है 1984 के सिख विरोधी दंगों का। इस समय सड़क से लेकर संसद तक शिरोमणि अकाली दल सहित तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इस विरोध प्रदर्शन पर? देखो, बहुत सारे हमारे भाई बहनें बच्चे 84 के दंगों में उनका कत्लेआम हुआ, और पंजाब कांग्रेस का और हमारी लीडरशिप का मानना है कि कोई भी आदमी जो इस ऐसे घिनौनी हरकत जिसने भी की हो, जो भी इसमें हो, वो सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं ये भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 84 के बाद 6 साल एनडीए की गवर्नमेंट रही, 6 साल अकाली दल उसमें हिस्सेदार रहे। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, साहब प्रकाश सिंह बादल को, आप बताएं आपने कुछ कदम उठाया उस टाइम? कोई कदम नहीं उठाया। अगर ये सबसे बड़ी ये प्रोसिक्यूशन अब शुरू हुई है, वो सज्जन कुमार की हो, जगदीश टाइटलर की हो या किसी और की हो, वो प्रोसिक्यूशन सारी की सारी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर शुरू हुई। और नंबर 2, जितने 84 के दंगों के पीड़ित लोग थे, उनको बड़े पैमाने पर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कॉम्पनसेट किया, उनको घर बनवा कर दिए, उनको बहुत माली तौर पर सहायता की। मैं पंजाब सरकार को पूछना चाहता हूँ, आज साहब प्रकाश सिंह जी आप बात करते हो इस मसले पर, हम सभी इकट्ठे हैं, मगर आप बताओ पंजाब सरकार एक क्या मेजर आपने उन लोगों के लिए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली से या हिंदुस्तान के वक्त बहुत और विभिन्न स्टेट से छोड़कर पंजाब में चले गए। मुझे एक स्कीम बताएं साहब प्रकाश सिंह बादल जो उन्होंने 84 के दंगों के लोगों के वेलफेयर के लिए किया। आपके कहने का मतलब है कि जो इस समय विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं सिर्फ दिखावा है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को हम 100% हम चाहते हैं। मैंने भी आज होम मिनिस्टर साहब को मैं भी मिला हूँ, और मैंने गुजारिश भी की है कि सीबीआई को बेस्ट, जो हिंदुस्तान के बेस्ट लॉयर्स हैं वो एंगेज करने चाहिए, और इमीडिएटली इन अपील जाना चाहिए। देखो, ये एक ट्रायल कोर्ट ने सजा की, इसको बरी किया है सज्जन कुमार को। अगर ट्रायल कोर्ट ने किया है तो अपर कोर्ट्स बहुत सारे हैं, हम अपील पर जाएं। और इसके अलावा जहाँ भी देखिए कचहरियाँ हैं, जहाँ भी हैं, हम भी इनके साथ हैं जहाँ जाना चाहिए, मगर पब्लिक सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने का काम ना करें। हमारी ये लीडरशिप से ये गुजारिश है कि ऐसे मसले जब होते हैं, पब्लिक सेंटीमेंट को आपको मदद लोगों की करनी चाहिए। आपको लोगों को ये टाइम नहीं है कि आप, क्योंकि दुखी लोग हैं, दुखी आत्माएं हैं, उनको आप और भड़काने की कोशिश करो। आपको लगता है कि इस मामले में न्याय मिलेगा? 100% मिलेगा। मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पर पूर्ण विश्वास, और मुझे 110% विश्वास है जिन लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, ना उनको परमात्मा बख्शेगा, ना जुडिशरी, ना हमारी हायर कोर्ट्स बख्शेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी पंजाब का दौरा कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस की पोजीशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं।
क्या है उनका पूरा मकसद? देखो, राहुल जी का एक मकसद है, मैंने देखा है बहुत नज़दीकी से अब से, और मेरी एक बहुत, मैं समझता हूँ, खुशनसीबी है कि पहले उनके लेट पिता हमारे लीडर और इस महान देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आपके दास को मौका दिया यूथ को लीड करने का, और तब दिया जब फिर ऐसे ही हालात थे पंजाब में। फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थी, अतवाद का टाइम था, कोई आदमी कांग्रेस का झंडा उठाने का और कांग्रेस का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। और मैं एक ये भी आपको बताना चाहता हूँ, उन फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ हमने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, अपने हाथ में पकड़ कर रखा, जिसके कारण मेरे पिता जो थे 5 साथियों के साथ वो जुलाई 87 में 1987 में वो शहीद हुए। हमने अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी अपनी दी हुई। और जो राहुल जी की मैं बात करना चाहता हूँ, वो बहुत सिंसियर एक इंसान है, और मैंने देखा है कि बिल्कुल डिफरेंट, उनकी सोच डिफरेंट है, और वो ईमानदारी से इस महान देश की जो सेवा करना चाहते हैं, उनमें जुनून है सेवा करने का। और बहुत जल्द आप देखोगे कि नौजवान पीढ़ी जो है वो ऐसे लीडर को चाहती है, एक नौजवान चेहरा चाहती है, एक पढ़ा लिखा चेहरा चाहती है, एक सिंसियर लीडर चाहती है। केंद्र में आपकी सरकार है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वे भी पंजाब से आते हैं। पंजाब की तरक्की के लिए आप लोगों की क्या कोशिशें हैं? पहले 25-30 साल देश की आज़ादी के बाद बहुत इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने बहुत भारी सपोर्ट दी। और हमारे एक बहुत वेटरन चीफ मिनिस्टर रहे सा प्रताप सिंह कैरों, वो उस चीफ मिनिस्टर ने पंजाब को एक नई दिशा दी, और जो सबसे बड़े लैंड रिफॉर्म्स हुए वो लेकर आए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए, नए सीड्स दिए, नई एग्रीकल्चर की क्रांति वो लेकर आए, पीजीआई दिया, भाखड़ा डैम वो लेकर गए, और पंजाब हिंदुस्तान के 1 नंबर का सूबा था। और अगर पीछे मुड़कर आप देखिए तो 2 नंबर का सूबा आपको मीलों पीछे नजर आता। फिर अतवाद आया, फिर पंजाब को जैसे कहते हैं वो काला टिक्का लगा और हमें नजर लग गई पंजाब को। उसकी तरक्की 15 साल में जब 30,000 बेगुनाह पंजाबियों को हाथ मारे गए, उसमें जितनी हमारी वहाँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी वो सभी छोड़कर कोई दिल्ली में आ गई, कोई दिल्ली के पार चली गई, कोई हिमाचल में चली गई, कोई जम्मू कश्मीर में चली गई। उससे एक बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ। आप सोचिए, आज 1 नंबर का सूबा आज 12 नंबर पर चला गया। आर्थिक तौर पर 22 बड़े जो सूबे हैं हिंदुस्तान के, उसमें आज पंजाब 12वें नंबर पर। और इसीलिए मुझे बहुत अफसोस से ये टेलीविज़न चैनल पर और दूरदर्शन पर ये कहना पड़ता है कि पंजाब के नौजवान बच्चे जो हैं, आने वाली जनरेशन जो है, उनका फ्यूचर को बहुत ज़्यादा मुझे सुरक्षित और बेहतर नज़र नहीं आता। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जाते थे, विदेशों की इकॉनमी डाउन होने के साथ वहाँ रास्ते बंद हो गए। जो हमारे आर्मी में जाते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते थे, वहाँ क्योंकि सारी की सारी क्वालिटी के बजाय हमने क्वांटिटी की बेसिस पर, पॉपुलेशन की बेसिस पर भर्ती शुरू कर दी। बड़े बड़े सूबे यूपी, बिहार और जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कोटा लेकर चले गए, और हमारे नौजवान बच्चों के लिए कोई रास्ता और नहीं रह गया। सो इसीलिए मुझे ये बहुत अफसोस के साथ ये बात कबूलनी पड़ती है कि पंजाब का फ्यूचर के बारे में बहुत गंभीरता से सभी को सोचना होगा। आपके संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर की बात करें तो यहाँ के लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं बतौर सांसद आपसे कि गुरदासपुर का समग्र विकास हो। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो, ऐसा मैंने बहुत कोशिश की है और मुझे इस बात का बहुत भारी अफसोस भी है। अगर सबसे ज़्यादा काम एज ए मिनिस्टर किसी ने अपने हलके में किया था तो आपके दास का नाम था सारे पंजाब में। पार्लियामेंट में भी लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजाब का जो पहला लाइन थी, रेलवे लाइन, पिछले साल रेलवे बजट में 2 प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए। एक मेरे गांव कादियान से लेकर ब्यास, जहां राधा स्वामी इंटरनेशनल राधा स्वामी का डेरा है, वहां तक 40 किलोमीटर की लाइन 250 करोड़ की मैंने मंजूर कराई। जो कुछ मेरे मन में वलवले थे, जो कुछ मैं करना चाहता था, मैंने अपने एरिया के लिए सारे गांव के जितने हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं सभी को 100% सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर में मैं लेकर गया। रोड्स मैंने नहीं बनवाई हैं, पुल मैं वहाँ लेकर गया हूँ। मगर बहुत सारे काम ये स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि हमारे साथ नहीं है,
ये ऊपर से इनका चेहरा दिखाने का और खाने का और है हाथी की तरह। तो ये कहते जरूर है हम करेंगे मगर करते कुछ नहीं। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? देखो, मेरा रोल मॉडल दो हैं ज़िंदगी में। एक गुरु गोबिंद सिंह, दसम पिता जो हमारे हुए, उन्होंने झंडा बुलंद किया ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, औरंगज़ेब की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ झंडा बुलंद किया। और दूसरे शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह ने अपनी महान कुर्बानियों के एक छोटी उम्र में महान कुर्बानी की और सारे देश को अगर आज़ाद करवाया तो उन जैसे महान शहीदों ने, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, अनेकों, हज़ारों। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक मेरा मेजर ये है कि जब कभी परमात्मा ने बख्शिश की, अगर मौका दिया दास को कभी सेवा करने का, नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी होगी कि पंजाब को ड्रग फ्री करूं और एक ऐसा राज हम लेकर आए जिस पर सभी लोग ये मान सकें कि इस राज में हमें सभी को जस्टिस मिल पाएगी। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है, मगर बाकी सभी भगवान के हाथ में है। और मुझे तो एक उर्दू का शेर याद आया जो मैंने पार्लियामेंट में भी पीछे कोट किया था कि अगर वो फ़लसफ़ा हम ज़िंदगी में 10% भी कहीं ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें तो आपका जीवन का मकसद जो है वो अचीव हो जाता है। वो उर्दू के शायर ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि बिना लिबास के हम आए थे इस जहां में, बिना लिबास के आए थे हम इस जहां में, एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा। आप देखिए, आते भी आप बिना लिबास के हो और जाते भी आप बिना लिबास के हो, और आपकी अचीवमेंट क्या होती है कि आपके रिश्तेदार एक सफ़ेद चादर आप पर डाल देते हैं। अगर थोड़ा सा फ़लसफ़ा ये हो कि हम सर्टन परसेंटेज अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़ात के अलावा देश पर और लोगों पर और सोसाइटी पर कुछ हद तक ईमानदारी से उस पर ध्यान कर पाएँ तो एक बहुत मेजर अचीवमेंट हो जाएगी। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है जिस पर मैं बिलीव करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह बाजवा जी, दूरदर्शन से इस खूबसूरत और बेबाक बातचीत के लिए। तो ये थे प्रताप सिंह बाजवा जी। प्रताप सिंह बाजवा जी के आदर्श गुरु गोविंद सिंह जी और शहीद आज़म भगत सिंह जी हैं। बाजवा साहब ने साफ कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य है ड्रग्स जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना और इसके खिलाफ वे ताउम्र लड़ते रहेंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।